नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। आज वाराणसी में अमर उजाला ने 26 महिलाओं को विमेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। ये महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। काम उनका इस कदर है कि ये अपने क्षेत्र को नया आयाम भी दे रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों सम्मान पत्र पाकर ये महिलाएं गर्व का पल महसूस कर रही थीं। वाराणसी के वरुणा पार स्थित होटल सूर्या केसर में शुक्रवार की शाम यह आयोजन संपन्न कराया गया। शुभारंभ वाराणसी अमर उजाला के संपादक उपमिता वाजपेयी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दीप प्रज्वलन के साथ इसकी शुरुआत की। उसके बाद गणेश वंदन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस पूरे कार्यक्रम में माहौल बांध दिया था। इस कार्यक्रम में एक सवाल जवाब का भी सेशन चला, जिसमें महिलाओं ने स्मृति ईरानी से कई सवाल किए। स्मृति ईरानी ने बहुत ही तन्मयता और उत्साह के साथ उन सवालों का जवाब दिया। आगे के वीडियो में हम देखते हैं ये कार्यक्रम कैसा रहा। नमस्ते काशी और अमर उजाला की तरफ से आप सबका स्वागत है। मेरे अंत के 2-3 लाइंस में मीटिंग्स हो रहे हैं। अगर वो महिलाएं बाहर जाके मीटिंग करना चाहें तो निश्चित रूप से अमर उजाला की टीम उनकी वो व्यवस्था कर देगी। हाँ, जाके वहाँ पे चौकड़ी बैठी उसकी बात करो। ऐसा नहीं कि हर नेता को कुछ दिखता नहीं है। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ दिखता है। तो पहला सवाल जो शायद मेरे भी मन में और बाकी सबके भी मन में है कि पॉलिटिक्स से अचानक टेलीविजन पे वापस जाने का फैसला, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि जब तुलसी ईरानी शूट करती थी और जब स्मृति ईरानी शूट कर रही है, तो आपके को एक्टर्स के साथ कोई डिफरेंस लगा आपको शूटिंग? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स और मीडिया ये जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पुरुष, महिला, भाषा, वेशभूषा या फिर किस राज्य से आते हैं वो कम मायने रखता है। कम से कम मीडिया में आपका कौशल क्या है, हुनर क्या है, क्योंकि आप हुनर की बात आज इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। आपका हुनर क्या है, उसके आधार पर मीडिया में आपको एक जगह बनाने का मौका मिलता है। आप में अगर हौसला है और हुनर भी तो राजनीति में आप एक जगह बना सकते हैं। और चूंकि हुनर हौसला दोनों है, इसलिए राजनीति और मीडिया दोनों में मैंने सफलता का उत्सव मनाया है। तो आज जैसे कि आप कह रही हैं कि साल 2000 में तुलसी ईरानी एक एक्टर और साल 2025 में स्मृति ईरानी एक नेता के साथ काम करने में क्या फर्क लोगों को महसूस होता है, ये तो आपको लोगों से पूछना पड़ेगा। लेकिन जिम्मेदारी इस बात की बन जाती है कि लोगों को कभी ये ना लगे कि आप अछूते हैं रियलिटी से। कभी ये ना लगे कि आपके इर्द गिर्द इतनी दीवारें हैं कि वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते, व्यक्तित्व की सिर्फ चर्चा रह जाती है। तो ये मेरी जिम्मेदारी थी और आज मुझे इस बात की खुशी है कि काशी आई हूँ तो मीर जी की जो एक्चुअल अमर उपाध्याय की धर्मपत्नी, उसने कहा काशी गई हो तो बाबा का आशीर्वाद लाना और आलू का थोड़ा पापड़ भी। तो अगर आप न सिर्फ अपने कुलीग्स के साथ बल्कि उनके परिवारों के साथ भी एक इस प्रकार का रिश्ता कायम करते हैं कि आपका काम सिर्फ प्रोफेशनल काम नहीं रह जाता, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के नाते वो मुझे लगता है जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज सभागार में मैं मीडिया के सभागार में आई, लेकिन साथ मेरे नवीन जी आए हैं, वो हमारे पार्टी के महामंत्री हैं, लेकिन उन्हें भैया कहते हैं। अब भैया कहते हैं लेकिन 20 साल से उनके साथ पार्टी का काम कर रहे हैं काशी क्षेत्र में। तो कब एक राजनीतिक कुलीग भाई बन जाता है, परिवार बन जाता है। तो अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि आप चाहे राजनीति में हैं या मीडिया में हैं, हर व्यक्ति के साथ एक ऐसा पर्सनल रिलेशनशिप बना लेते हैं कि आपके साथ कंफर्ट हो जाता है, तो सालों साल चलता है, वो संबंध नहीं टूटता। एक बहुत अच्छी बात मैं पता चली, मैम, यूजुअली कहा जाता है कि किसी भी फील्ड में जब महिलाएं और पुरुष साथ काम करते हैं तो महिलाओं को सैलरीज कम मिलती है और पुरुषों को सेम रोल सेम जॉब के लिए ज्यादा सैलरीज मिलती है। आप हाईएस्ट पेड टेलीविजन एक्टर हो गई हैं, तो would you like to comment on it? जब मैंने छोड़ा था तब भी थी, आज जब मैंने वापस री एंटर किया तब भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि
आपकी जेंडर को नहीं, आपके टैलेंट को तेजक मिलता है। और प्रोफेशनल्स होने के नाते, क्योंकि आप राजनीति और मीडिया दोनों को एक ही तराजू में नहीं बोल सकते, दोनों अलग अलग चीज है। एक प्रोफेशनल होने के नाते मैंने कभी नहीं चाहा था कि मुझे इसलिए तवज्जो दी जाए मात्र क्योंकि एक महिला हूँ। मैं चाहती थी एक प्रोफेशनल होने के नाते जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ अथवा जिन लोगों के लिए काम कर रही हूँ, उनको ये लगे कि मैं अपने काम में एक बेस्ट टैलेंट बनकर उभरी हूँ। अब मार्केट फोर्सेस ऐसी होती हैं मीडिया में कि जो चलता नहीं वो ना दिखता है, जो दिखता नहीं वो ना बिकता है। तो अगर आप दिख भी रहे हैं, अगर आप प्रचलित भी हैं, अगर आप 25 साल से अपनी प्रतिभा को बनाए रखे हैं, तो उसमें प्रभु की कृपा के अलावा मैं और किसी और कारण को नहीं देखती हूँ। आप किसे ज्यादा एंजॉय करती हैं? कलम भी लिखते हैं तो कई बार स्याही खत्म हो जाती है, पेंसिल से भी लिखते हैं तो निब जो है वो घिस जाती है। अगर आप 25 साल बाद भी शार्प हैं तो ये सिर्फ बाबा की कृपा है। सवाल मेरे जहन में जस्ट अभी भी आ गया, क्योंकि आप राजनीति और अभिनय दोनों में आपका समान अधिकार है, तो आप ये बताइए, आपका अनुभव भी समान है, अच्छा अभिनेता मुंबई में है दिल्ली में? एक नेता को अभिनेता से एक ही कटघरे में खड़े करना देश की संसद की दाहिनी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि राजनीति में जनता अगर कोई स्वप्न देखती है तो विकास का ही स्वप्न देखती है। कोई अभिलाषा रखती है तो उसका परिवार सुरक्षित हो, समृद्ध हो, यही अभिलाषा रखती है। और बहुत ही पुराना डायलॉग है मनोज जी, पब्लिक है सब जानती है, नेता अभिनेता का फर्क पहचानती है। तो अगर मैं राजनीति में 25 साल किसी भी राजनीतिक मंच पर तुलसी के स्वरूप में आके डायलॉग बोलती तो ये जनता का अपमान होता। मैंने 25 साल पहले ही निर्णय लिया था कि मैं राजनीति में वो कलाकार नहीं बनूंगी जो अचानक कहीं से आ धमके और जो जमीनी कार्यकर्ता है उसके हक को कब्जा ले। मैंने युवा मोर्चा में शुरुआत की महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र में सचिव रही। उसके बाद मैंने 5 बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल से लेकर नरेंद्र भाई के कार्यकाल तक मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा रही। मैं 2 बार राष्ट्रीय सचिव रही। मैं भाजपा की महिला मोर्चा के अध्यक्ष रही। मेरी संगठन यात्रा जो है उसमें मैंने विशेष ये ध्यान दिया कि मैं कभी भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रदेश में कार्यकर्ता को इस बात का एहसास न दिलाऊं। देखा स्मृति ईरानी है कि आज भी कार्यकर्ता अगर उनसे मिलता है तो दीदी कहता है, और सिर्फ वो कार्यकर्ता नहीं, अब तो उस कार्यकर्ता के बच्चे भी बड़े हो गए। नवीन जी का उल्लेख किया तो साथ में मोहित बैठा, मोहित मोहिले जी का बेटा है। अब इसकी फोटो मेरे साथ 18 साल पुरानी है। इसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए मेरे साथ। तो आप सोचिए कि आप जब परिवार बोलते हैं बीजेपी को तो वो सिर्फ बोलने के लिए एक वाक्य तक सीमित नहीं रहता, कार्यकर्ता के नाते हम उसको जीते हैं। और ये बात मेरे लिए इसलिए जरूरी थी विनोद जी, क्योंकि मैं जानती थी कि कार्यकर्ता को कई बार इस बात की कोशिश होती है कि वो समझे कि सिर्फ एक एक्टर है तो क्यों हम लोग उसे एक संगठन में जगह दें। तो आपको ये यात्रा अपने संगठन में अपने कार्यकर्ता सहयोगी या फिर सीनियर्स के साथ मेरे दृष्टि से करना जरूरी है। आपने एक बात बहुत बार कही है कि किस्मत हमेशा जीत नहीं लिखती, कई बार हार भी लिखती है। तो हम महिलाएं रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें, उस पर प्लीज कुछ जैसे पुरुष करते हैं। रिजेक्शन जब आता है तो उसको ये नहीं पता है कि जो रिजेक्ट हो रहा है वो महिला है या पुरुष है। हम कई बार इमोशन को लिंग से जोड़ देते हैं। फेलियर को ये नहीं पता कि जो फेल हो रहा है महिला है कि पुरुष है। तो जब हकीकत को ये नहीं पता तो हम अपनी हकीकत को उस दृष्टिकोण से क्यों देखें। तो आज अगर मैं एक शब्द है सिंहावलोकन, आज मैं पलटकर देखती हूँ तो मैं क्यों कहती हूँ कि मेरी किस्मत हमेशा जीत में नहीं हार में भी लिखी है। मेरा पहला चुनाव साल 2004 में हुआ जब मैं 27 साल की थी
और मेरा संगठन में तब तक का योगदान मात्र पदाधिकारी के नाते 1 वर्ष का था। तो मुझे 2004 का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब लड़ने का मौका मिला। तो वो चुनाव जीत जाती तो अब 2019 का चुनाव, उसका जो परिणाम आया, तो जैसे लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं एक एक बॉल, वैसे ही एक एक वोट की जो काउंटिंग हो रही थी अमेठी की, वैसा देख रहे थे काउंटिंग को। सोचिए अगर मैं 14 का जीत जाती चुनाव तो क्या 19 में लोगों की इतनी रुचि होती। तो हर चीज जो है हम लोग इतना मोल देते हैं जीत को कि हम भूल जाते हैं कि जो हार कर भी जीत जाए असली सिकंदर को ही है। सुशीला गांधी ने लिखा है कि हार कर अजीत को किंचित नहीं भयभीत में संघर्ष कर जो मिले ये भी सही, वो भी सही, लेकिन जो अंतिम लाइन है वो बढ़िया, वरदान मांगूंगा नहीं। अटल जी ने ये कहा। आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, वो हमारे सांसद हैं, हमारे लिए थोड़ी स्पेशल जगह रखते हैं काशी के लोगों के लिए। तो आपने उनके साथ इतना क्लोजली काम किया है, हमेशा उनकी स्ट्रेंथ पर बातें होती रहती हैं। तो आप क्या बताएंगे कि आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी की क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जो मैंने प्रधानमंत्री को मात्र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी देखा है। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश में, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं एक बार उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सांसद और 2 बार गुजरात से राज्यसभा की सांसद। ये शायद ज्यादा चर्चा में नहीं आता कि मैं 3 बार की सांसद। लेकिन जब मैंने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में देखा तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त किस प्रकार से विपक्ष के किसी कार्यकर्ता को अध्ययन करने की जरूरत है, मूलभूत मुद्दों के आधार पर, चाहे कितना भी साम्राज्य क्यों न हो, केंद्र की सरकार का मूलभूत जनता के मुद्दों के आधार पर किस प्रकार से उन मुद्दों को सड़क पर और संसद पर प्रस्तुत करना है, इसकी अगर सही ट्रेनिंग या प्रेरणा किसी से मिली है, प्रधानमंत्री मोदी से मुझे मिली। क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी को सत्ता में भी देखा, विपक्ष में भी देखा, और दोनों में उनका स्वभाव नहीं बदला। दोनों में ही वो अध्ययन करते, दोनों स्वरूपों में उनको मैंने मात्र और मात्र जनता को प्रायोरिटी रखते देखा। दोनों स्वरूप में कई बार ऐसा लगता कि मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बल्कि संगठन मंत्री से बात कर रही हूँ। तो वो भी उनका स्वभाव रहता है कि आप अगर सत्ता में है विशेष, तो संगठन के प्रति आपकी भावना और कार्यकर्ता के प्रति आपकी संवेदनशीलता हमेशा झलकनी चाहिए। लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी के साथ एक बहुत बड़ा इनजस्टिस करते हैं। हम उनको सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की दृष्टि से देखते हैं या फिर उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी की दृष्टि से देखते हैं, राजनीतिक जर्नी की दृष्टि से देखते हैं। एक व्यक्ति के नाते अगर उस व्यक्ति का अध्ययन किया जाए तो आप सोचिए, आज अमेठी से यहाँ आपने एक महिला को पुरस्कृत किया, वो अपने 2 बेटों के साथ आई है, कालीगंज से, शाहगंज शायद ब्लॉक से। तो अब एक सामान्य गांव से, हम अंतिम कोने में जाके बैठे चुपचाप, सामान्य गांव से एक व्यक्ति का उठना, उसकी माँ का उसका समर्थन, और माँ भी कैसे समर्थन दे रही है, घर घर जाकर सहयोग देती है, काम करती है ताकि परिवार पल सके, बढ़ सके। आप सोचिए, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि केंद्र में कांग्रेस की एक ऐसी सरकार थी जो एड़ी चोटी का जोर आजमा रही थी कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी तक न पहुंचे। इन्होंने बिटरनेस के साथ कभी भी अपने आप को नहीं देखा। इन्होंने पिटी की दृष्टि से, दया भाव, हीन भावना की दृष्टि से अपने आप को नहीं देखा। तो कैसा व्यक्तित्व होगा जो एक साधारण परिस्थिति से एक असाधारण पद तक पहुंचा है। तो वो जर्नी अपने आप में बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपने पक्ष और विपक्ष की बात की, तो थोड़ी सी विपक्ष को लेकर आते हैं। राहुल गांधी का सवाल लाजमी है। अभी वोट चोरी को उन्होंने बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, आप उस पर? मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हार के लिए कांग्रेस सबको कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराता है, खुद की और कभी नहीं देखता।
कि आप सतत हार क्यों रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का ये एक राजनीतिक स्वभाव बन गया है कि वो कौन सी हमारी संसदीय प्रणाली अथवा संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा आप ठेस पहुंचाएं तो कहीं ना कहीं आपकी हार या आपकी कमियां छुप जाएंगी। अंग्रेजी में एक शब्द है पेट्यूलेंट, उसका हिंदी अनुवाद विनोद जी बेहतर कर पाएंगे। तो सही नेता छोड़िए, व्यक्ति वो जो कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन करे कि हम क्यों नहीं जीत रहे। वो करने की बजाय वो पहले नरेंद्र मोदी जी पर सतत अटैक करते हैं, कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हैं, लेकिन अब उनका हमला संवैधानिक संस्थाओं पर है ताकि और कुछ नहीं, कम से कम उनकी गरिमा पर ठेस पहुंचे। और उनको ये गलत फहमी है कि अगर संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को अगर वो ठेस पहुंचाएंगे तो देश की जनता चुपचाप उसे स्वीकार करेगी। वो चाहते हैं कि देश की जनता संवैधानिक संस्थाओं से बेजार हो जाए, लेकिन हमारे देश का संविधान और संस्थाएं इतनी सशक्त हैं कि 70 साल लग गए उनको भी, लेकिन आज तक कांग्रेस के सामने संवैधानिक संस्थाएं कम से कम नरेंद्र मोदी जब तक इस पद पर है कुछ भी नहीं। अभी आपने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा, बहुत अच्छा लेख था। दो लिखे आप इसका उल्लेख कर, दो लिखे। अरे मैंने एक पढ़ा, तो मैंने जो पढ़ा वो उसकी बात है। तो मतलब एक तरह से ये भी सिलसिला आपका अच्छा है कि राजनीति, अभिनय और लेखन मैं पहले भी करती थी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं तो चाहूंगा कि आप अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी लिखें ताकि हिंदी भाषी पाठकों को भी आपके विचारों से अगर मैं अनुमति आपसे प्राप्त करती हूँ संपादक से तो मैं लिखूंगी जरूर। मेरे बिल्कुल स्वागत है आपका। नहीं, आपने जिस विषय में लिखा था वो विषय बहुत अच्छा था और आपने सरल तरीके से, सरल भाषा में जो समझाया, कठिन विषय को सरल तरीके से समझाया, वो बहुत अच्छा था। इसलिए मैंने कहा कि मैं अनुरोध ये कर रहा हूँ आपसे इस समय। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार विनोद जी मैं नेता अभिनेता की चर्चा नहीं करती, शायद ये महिलाओं के साथ ज्यादा होता होगा। पुरुषों का अनुभव आप पुरुषों से पूछ सकते हैं कि हर महिला को एक पर्टिकुलर श्रेणी में, एक पर्टिकुलर रिश्ते की दृष्टि से या ज्ञान की एक मर्यादा से देखा जाता है अथवा हुनर की एक मर्यादा से देखा जाता है कि अगर अच्छा बोलती है तो शायद अच्छा लिखना पाती हो, अगर अच्छा लिखती है तो शायद अच्छा एंटरप्राइज में कर पाती हो, अगर अच्छा एंटरप्राइज करती है तो उद्योग चलाती है तो शायद उसका घर उससे छूट रहा हो। लोग आज भी अचंभित हो जाते हैं कि अरे आप ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है। आप हिंदुस्तानी औरत से पूछिए, वो सब कुछ करती है, कुछ दिखती है कुछ नहीं दिखती है। अभी आप इसी तरह चर्चा कर रहा था, बता रही थी कि कैसे आप बड़ा काम करने जा रही हैं महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में, तो उसके बारे में बताएं। स्पार्क एक मेरी ओर से, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि मैंने देश को सबका साथ सबका विकास का संकल्प दिया, लेकिन अगर विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है तो 140 करोड़ के देश में सबका प्रयास, उसकी भी जरूरत है। और हमारे संगठन में ये भी एक संस्कार दिया जाता है कि हम राजनीति राष्ट्रनीति दोनों करते हैं। तो स्पार्क के माध्यम से देश में 300 शहरों में पहुंचना, 1 लाख महिला जो सूक्ष्म उद्योग करती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उनको डिलॉयट जैसी कंपनी और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बिल गेट्स की फाउंडेशन और साथ ही ब्रिटिश काउंसिल, अगर कोई महिला किसी छोटे कस्बे या शहर में विशेष अंग्रेजी सीखना चाहे तो इंग्लैंड की महारानी जी का जो काउंसिल है, ब्रिटिश सरकार का जो काउंसिल है, उसके माध्यम से वो पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकती है। लेकिन अगर वो अकाउंटिंग सिस्टम सीखना चाहती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाई जाएगी, एप्टीट्यूड टेस्ट भी उनको स्वयं दिया जाएगा, ताकि ये ना हो कि क्षमता हो कि वो बहुत बढ़िया गाड़ी चलाए और कोई हाथ में बैलगाड़ी घुमा दे। तो महिला की क्षमता का उससे परिचय
और ये सारी सुविधाएं और ये निःशुल्क देश के 300 शहरों में देने का मेरा प्रयास रहेगा। ये सभी संस्थाएं तो बिल्कुल तरह से नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल। बहुत बहुत अच्छा। बिल्कुल चाहेंगे इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में अमर उजाला भी आपके साथ सहयोग करेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 35 शहरों में हम रहेंगे, उसमें अगर अमर उजाला भी सहयोग देगा तो मैं आभार व्यक्त करूंगी सार्वजनिक अभी पहले से ही। मैम अभी दिसंबर 24 में हम अपने पेरेंट्स के साथ काशी आए थे, उस काशी को चुना और उसका एक्सपीरियंस सारे काशी वाले जाना चाहते हैं। हम बड़े हुए श्रवण कुमार की कहानियां सुनते हुए, लेकिन जीवन की आपाधापी का एक सत्य ये है कि बेटियों से कम अपेक्षा होती है ब्याहने के बाद कि वो पति ससुराल अपने बच्चे छोड़कर पुनः कम से कम कुछ घंटों के लिए मायके आएंगी ताकि माता पिता को कहीं धार्मिक स्थल पे कुछ दिनों के लिए अकेली लेकर जाए। लेकिन ऐसी बेटियां हैं और उनमें से एक मैं। मैम बहुत सारे जब आप मिनिस्टर थे हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जो महिलाओं के लिए फर्स्ट टाइम थे। कुछ ऐसा रिग्रेट रहा कि जो भी महिलाओं के लिए करना बाकी है जो आपको करना? देखिए, मैंने शिक्षा मंत्री के नाते आज जो शिक्षा नीति देश में बनी है उस नीति को बनाने वालों में से जो हमारे छात्र पूरे देश में नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क देखते हैं जिसके आधार से वो किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को चुनेंगे उसका निर्णय करते हैं, वो नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं। अब उसका महिला पुरुष से कोई सरोकार नहीं, वो हर छात्र के लिए काम की चीज है। भारत में पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ऑलमोस्ट निःशुल्क भारत सरकार की सौजन्य से 2 करोड़ छात्रों तक पहुंचता है। 1000 उसमें कोर्स चलते हैं, IIT उसमें सम्मिलित है। उस मूक्स प्लेटफॉर्म स्वयं को बनाने वाला में से मैं, बनाने वालों में से नहीं मैं। तो कोविड जब आया हमारा देश कभी भी PPE सूट नहीं बनाता था। जो डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत पुरस्कृत हुए हैं तो वो जानते हैं PPE सूट हमारे देश में मैन्युफैक्चर नहीं होता था, इम्पोर्ट होता था। और जिस दिन लॉकडाउन हो गया तो समझ में आया कि देश भर में मात्र 55,000 ही सूट है। तो आप सोचिए 140 करोड़ के देश में 55,000 सूट हमने उस वक्त कैलकुलेट किया था। कोविड नया था, सबको जानकर खतरा था और हमारी प्राथमिकता थी कि हम प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया का जो स्वप्न है कम से कम इस सेगमेंट के लिए हम साकार करेंगे। प्रधानमंत्री जी से हमने 1 महीने का समय मांगा था मंत्री के नाते और उस 1 महीने में भारत में एक भी कंपनी नहीं थी, लेकिन न सिर्फ 1 महीने में स्टैंडर्ड WHO के हमने उसको पाया, बल्कि 3 महीने के अंदर अंदर देश में 1100 कंपनियां शुरू हो गई और $1 बिलियन का हम लोग एक पूरा का पूरा उद्योग बना पाए और 3 महीने के अंतराल में हम विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स बन गए। तो जो चीज भारत 2200 रुपए प्रति पीस इंपोर्ट करता था वही पीस भारत 100 रुपए में बनाने लगा। तो मात्र महिला बाल विकास नहीं, ये सारे चीजें भी की हैं। लेकिन अगर मैं 10 वर्ष के कार्यकाल को देखूं तो मैंने एक चीज नहीं की है, पब्लिसिटी। जरूरत भी नहीं पड़ी है। एक है पब्लिसिटी और दूसरा है कंट्रोवर्सी। तो पब्लिसिटी की पॉजिटिव जरूरत हर व्यक्ति को होती है हर काम के लिए, क्योंकि अगर आपका काम देश को अर्पित है और उससे देश के जनमानस को फायदा है तो जनमानस तक कम से कम वो जानकारी का पहुंचना बहुत जरूरी है। आज विश्व का सबसे बड़ा जो पोषण का ट्रैकर है वो मैंने अपने कार्यकाल में बनाया, जिसको प्रधानमंत्री जी ने सिविल सर्विस डे पर राष्ट्रीय सम्मान उसको प्रदान किया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ना, कंट्रोवर्सी सबको पता थी, लेकिन अच्छा काम शायद ही किसी के पास गया। और मुझे लगता है पॉलिटिक्स की एक ये अभी रीत बन चुकी है कि कंट्रोवर्सी को ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगी और कई लोग कंट्रोवर्शियल इसलिए भी हो जाते हैं
क्योंकि वो जो पुरानी फाउंडेशंस है, जड़ें हैं, उनको उखाड़कर एक नए भारत की नई नींव रखते हैं, ऐसे लोगों को शायद चुनौती का ज्यादा सामना करना पड़ता है। मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो टिपिकल महिलाओं से जुड़ा हुआ है। मैम, आपने एक जगह कहा था कि डाइटिंग से आज तक किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, और डाइटिंग का एक बड़ा कारोबार है, और महिलाएं अपने लुक्स को लेकर कुछ ज्यादा स्ट्रेस्ड और कॉन्शियस रहती हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इंस्टाग्राम के जमाने में ये स्वाभाविक है कि महिलाएं और विशेषकर कम उम्र की लड़कियां, उनके ऊपर चाव हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमेज का ये विषय सिर्फ महिलाओं तक सीमित है। पुरुषों पर, यंग बॉयज पर भी आज उसका एक बहुत बड़ा आपको इम्पैक्ट दिखता है। तो जितनी चर्चाएं महिलाएं या फिर एंटी एजिंग चीजों की महिलाओं पे होती है, उतना ही पुरुषों के बाल में तेल लगा लो तो बाल बिल्कुल घने हो जाएंगे। तो हाँ, वो वाला विषय पुरुषों के लिए भी हो गया। विषय ये हो गया है कि कंज्यूमरिज्म के बढ़ने से आज कई लोग अपनी वैल्यू एज ए ह्यूमन बीइंग इस बात से स्थापित करते हैं कि मैं फोटो में, इंस्टाग्राम में कैसा दिख रहा हूँ, उस पर इतने लाइक्स आ रहे नहीं आ रहे। तो अगर आप वैलिडेशन दूसरों से मांगते हैं कि आपके होने का प्रमाण दूसरे दें, तो आप जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और डाइटिंग का तो बाबा की नगरी में कोई सरोकार ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहे, योग करें, वॉक पे जाएं और घर का बना पौष्टिक खाना खाएं। थोड़ा कभी कभी मन करे तो कचौड़ी भी खा लीजिएगा राम भंडार से लेके। वैसे भारत में तो खाने पीने का तो जगह चलन है, प्रचलन है। जैसे प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं तेल कम खाइए। हाँ। अब वो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि या शक्कर कम खाइए। भारत विशेषतः यंगस्टर्स के लिए डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है विश्व का। इस बात को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। डायबिटीज से आज भारत में 30% जो मौतें होती हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से होती है, हार्ट अटैक की वजह से। वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, और स्ट्रेस किससे बढ़ता है? वही इंस्टाग्राम देख रहे होंगे, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद है, वो देख रहे होंगे। लेकिन जो डायबिटीज के बच्चे बढ़ रही है वो फास्ट फूड से ज्यादा है, भारतीय खाने से कम है। नहीं, वो फास्ट फूड से ही है। भारतीय खाने से, कचौड़ी से नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम लोग इस बात को तवज्जो देंगे कि आपका बच्चे के पहले 1000 दिन और जीवन के पहले 10-12 वर्ष वो अनुशासन स्थापित कर देता है, और तब का अगर खान पान घर का हो तो फिर आप, मुझे लगता है कि इट्स अ हेल्दी फ्यूचर। मेरा एक लास्ट सवाल है, उसके बाद अगर हम ऑडियंस से आप अलाउ करें तो कोई क्वेश्चन लेना चाहेंगे। मैम, यूजुअली कहा जाता है नारी शक्ति, हमें अलग करके रखा जाता है। हम बात करते हैं हौसले की, हुनर की, सफलता की, लेकिन आपको लगता है कि हमें अलग कैटेगरी दे देने का अब वो वक्त बाकी है जब महिलाओं को सबको कैटेगराइज करते हैं। इशू ये है कि आप अपने जीवन में लक्ष्य की ओर इतना ध्यान केंद्रित रखें। जैसे मुझे घर में कई बार चढ़ाया जाता है, कहा जाता है इसको मछली की आंख छोड़कर कुछ दिखता नहीं। अगर आप समझ में मैं किस ग्रंथ का उल्लेख करें, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता आपको कौन किस साइडों में रखे। कई बार उनको लगा अरे ये छटांग भर के अमेठी जाएगी लड़ने, गए ये कांग्रेस के अध्यक्ष हो रहेगी, हराए, अब वो इतिहास का बदल नहीं सकते। अरे 30 बार की सांसद, कैबिनेट मंत्री, अब फिर साथ में कभी होती तो करें। तो फिर पत्रकार ने हमसे पूछा, हमने कहा मेरी मर्जी। तो 2 मिनट के लिए थोड़ा अचंभित हो गए, क्योंकि इसी बात का हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस छूट गया है कि अगर हम आजाद देश में रहते हैं तो हर व्यक्ति को कानून की मर्यादा में अपना जीवन जीने दो। भगवान ने किसको ये अधिकार दिया है कि वो सर्टिफिकेट दे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जब तक आप कानून की मर्यादा में जीवन जी रहे, एक ही जीवन अपनी मर्जी से जियो। क्योंकि मेरा मानना है कि दूसरों की मर्जी से जियोगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।